वेलकम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट जो लेक्चर किया था उसमें हमने मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के बारे में पढ़ा था। शाहिद अहमद देहलवी का लिखा हुआ ये मज़मून है हमारा, और इसमें हमने मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के बारे में, उनकी वफ़ात के बारे में ज़्यादातर पढ़ा। आज हम उनकी जो ज़िंदगी है उसके बारे में पढ़ेंगे कि जब वो इस दुनिया में थे, जब वो हयात थे, तो उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी कि आज मुसन्निफ़ को उनके इस दुनिया से रुखसत होने से पर इतना ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ है, दुख है, और वो ये सोचते हैं कि उन जैसा बंदा दोबारा शायद उन्हें ज़िंदगी में कभी ना मिले। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना था जहाँ वो से पितरस के साथ उनके जो वाक़यात हैं वो हमने डिस्कस करने थे। पितरस जो थे वो अंग्रेज़ी के उस्ताद थे, बहुत अच्छे मज़ाहिया निगार थे, बहुत अच्छे लिखने वाले थे। अगर आपने कभी इनका कोई मज़मून पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि वो इतने अच्छे, वो तंज़ो मिज़ाक से लिखा करते थे कि पढ़ने वालों को ना मज़ा आ जाता था। और बेसिकली वो अंग्रेज़ी के उस्ताद भी थे, और जो हमारे आज के जो जिनके बारे में शख्सियत है, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर मोहम्मद सईद, वो पितरस के उस्ताद थे। ठीक है, पितरस जो थे वो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के शागिर्द थे। पितरस के सिलसिले में एक दिलचस्प वाक़यात याद आ गए। पितरस ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हो गए थे, मगर पुराने दोस्तों से रस्म व राम में ज़रा भी फ़र्क ना आने पाया था। मिर्ज़ा साहब को उन्होंने किसी न किसी तरह आमादा कर लिया था कि रेडियो से कि कभी कभी तकरीर नशर किया करें। एक तकरीरों के बाद मिर्ज़ा साहब ने कॉन्ट्रैक्ट वापस करने शुरू कर दिए। शुदा बात पितरस तक पहुंची। हाज़िर होकर वजह दरियाफ़्त की। मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, तुम्हें इस्लाह देने के बाद मुझे ये मंजूर नहीं कि तुम्हारे शागिर्द मुझे इस्लाह दें। पितरस ने बड़ी माजरत की, मगर मिर्ज़ा साहब आइंदा नशर करने के लिए आमादा नहीं हुए। अगले दिन दफ्तर में क़यामत आ गई। पूरे स्टाफ को जमा करके उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के हुस्न अखलाक पर एक तवील लेक्चर दिया। बात तो खुल ही गई थी। स्टेशन डायरेक्टर ने तकरीरों का इंचार्ज को बुलाकर कहा, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो मिर्ज़ा साहब को मना कर लाओ। इसको मालूम नहीं था कि मिर्ज़ा साहब पितरस के उस्ताद हैं। हस्बे दस्तूर अपनी कार्रवाई दिखाने के लिए इसने इनके मसवदे में से एक फ़िक्रे निकाल दिए थे। इन फ़िक्रों का निकालना इसकी नौकरी से निकाले जाने का पेश खैमा हो गया। भागा, मिर्ज़ा साहब की खिदमत में माफ़ी मांगी, हाथ जोड़े। मिर्ज़ा साहब ना माने। बोला, तो हज़रत मेरी नौकरी गई, मेरे बाल बच्चे भूखे मरेंगे और आपको दुआएं देंगे। मिर्ज़ा साहब के कान खड़े हो गए हुए। बोले, ये तो मैं नहीं चाहता। इसने कहा, अगर आप ये नहीं चाहते तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दीजिए। मिर्ज़ा साहब ने फ़ौरन दस्तखत कर दिए। जी बच्चों, जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने आप लिख लीजिए। रस्मोरा ताल्लुक़, अलैक्स लैक। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आगे। कॉन्ट्रैक्ट होता है मुआहिदा, किसी भी बात का मुआहिदा करना कि मैं ये काम आपके लिए करूँगा इतने पैसों में। शुदा आहिस्ता आहिस्ता। इस्लाह दुरुस्तगी, माजरत माफ़ी मांगना। हस्बे दस्तूर, दस्तूर के मुताबिक, रिवाज के मुताबिक। मुसवदा, वो तहरीर जो राइटर अपने हाथों से लिख के अपने लिए एक तैयार करता है ना, यानी कि जिसके अकॉर्डिंग उसने बात करनी होती है, वो मुसवदा होता है। उसमें फिर नोक पलक उसकी सवारी जाती है, उसमें चेंजेस की जाती हैं फ़ाइनल करने के लिए। कान खड़े हो गए, वो एकदम से अलर्ट हो गए। बस इसमें और कुछ नहीं है। अगर आपको कोई लफ्ज़ मुश्किल लगता है बच्चों तो आप बिला झिझक जो है वो मुझे बेशक वॉइस मैसेज में पूछ लिया करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे लिए शायद वो चीज़ बहुत ही इजी होती है, लेकिन वो आपको थोड़ा अगर कभी ऐसा हो जाए, वैसे होता नहीं है आमतौर पे। बहरहाल हम इसको थोड़ी सी स्लीज कर देती हूँ मैं इसकी। अच्छा जी, पितरस के साथ जुड़े हुए एक जो दिलचस्प वाक़यात है वो यहाँ पे राइटर जो है वो बयान करता है, मुसन्निफ़ बयान करता है। वो कहता है कि पितरस जो आला के बहुत अच्छे एक ओहदे पर फाइज हो चुके थे, वो ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हो चुके हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने दोस्तों के साथ जो थी वो रस्म व राज नहीं छोड़ी थी, और उनके साथ उसी तरीके से अच्छे तरीके से बातचीत करते थे। उनसे मिलना जुलना उन्होंने नहीं तर्क किया था, छोड़ा नहीं था। मिर्ज़ा साहब को उन्होंने किसी न किसी तरह इस बात पर आमादा कर लिया, यानी कि राज़ी कर लिया था कि रेडियो से वो कभी कभी कोई ना कोई तकरीर जो है वो अपनी जो है वो रेडियो पर आकर जो है वो रिकॉर्ड करवाया करें और हम उसको नशर करेंगे।
अब 2-1 तकरीरें उन्होंने कर दी उनकी फरमाइश पर, लेकिन फिर जो था ना, उन्होंने वो जो भी मुआहदे उनके साथ किए थे, कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, वो वापस करने शुरू कर दिए कि मैं मज़ीद आपके साथ काम नहीं करूँगा। आहिस्ता आहिस्ता ये बात जो थी वो पितरस तक पहुँची। उन्होंने आकर वो उनकी मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाज़िर हुए और आकर पूछा कि मिर्ज़ा साहब आप क्यों ये काम नहीं करना चाहते, क्या वजह होगी, क्या हमसे गुस्ताखी हो गई है। तो मिर्ज़ा साहब ने उनसे कहा कि तुम्हें इस्लाह देने के बाद ये मंजूर नहीं कि तुम्हारे शागिर्द मुझे इस्लाह दें, कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मैंने तुम्हें सिखाया है, तुम्हारी गलतियों की दुरुस्तगी की है, तो अब मुझे ये बात जो है वो गवारा नहीं है, मंजूर नहीं कि तुम्हारे सिखाए हुए लड़के, तुम्हारे शागिर्द जो हैं वो आकर मुझे अब जो है ना वो मेरी इस्लाह और दुरुस्तगी करें और मेरे काम में मुदाखलत करें। ज़ाहिर है वो उनके उस्ताद थे और उन्हें ये बात पसंद नहीं है, उनके लिए ये थोड़ा सा उनको अपनी तौहीन लगी कि एक काम जो मैंने किया है और उसके अंदर आकर मेरे शागिर्द का भी शागिर्द आए और उसमें चेंजेस करे, तो ये बात उनको पसंद नहीं थी। तो पितरस ने बड़ी माजरत की, कहा कि आइंदा ऐसा कभी कुछ गलती नहीं होगी, कोताही नहीं होगी। फिर अगले दिन जो थे वो पितरस के पूरे दफ्तर में क़यामत आ गई, गोया कि सारे लोग परेशान थे, उठा पटक हो रही थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी कि मिर्ज़ा साहब ने एक बात कही और उसका मुआहदा भी किया और फिर उससे एक जो है वो पीछे हट के, तो ये कोई आम बात नहीं थी। पूरे स्टाफ को उन्होंने जमा किया और उन्होंने फिर बताया कि जो नशर करते हैं हम, उसकी जो है वो हुस्न अखलाक क्या है, तौर तरीका क्या है और हमने कैसे लोगों से डील करना होता है। और फिर जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता ये बात खुल गई कि हुआ क्या है, किस बात के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। तो जब बात खुली तो फिर जो उन्होंने जो इंचार्ज थे, जो तकारीर नशर होती थी उसके इंचार्ज जो थे, उनको बुलवाया और उनसे कहा कि अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो फिर मिर्ज़ा साहब को मना कर ले, अगर मिर्ज़ा साहब माने नहीं और वो वापस नहीं आए तो इसमें फिर तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस बंदे को पहले ये पता नहीं था कि जो पितरस साहब हैं वो उन जो है ना वो शागिर्द हैं मिर्ज़ा साहब के और वो उनकी इतनी इज़्ज़त करते हैं। उन्होंने तो सिर्फ यही था, जैसे रूटीन में होता है कि जब भी कोई नया बंदा आता है, नया बंदा काम करना शुरू करता है, तो लोग जो पहले वहाँ पे पुराने बैठे हुए थे वो खामखा के ना वो बीच में और बंदे में काम में टांग अड़ाते हैं और इसको अपना फ़र्ज़ समझते हैं। वो समझते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो अपने ऑफिसर्स को हम बहुत मुतासिर कर देंगे, लो जी ये तो बड़ा सियाना है, इसने तो अच्छे खासे समझदार बंदे और एक किस्म के अपने काम के माहिर बंदे के काम में भी नुक्स निकाल दिए। तो उसने भी यही काम किया था, उसने मिर्ज़ा साहब की तकरीर में से 2-1 जुमले जो थे वो निकाल दिए थे, ये शो कराने के लिए कि मैं बहुत ज़िम्मेदार आदमी हूँ, मैंने यूँ पढ़ा, इसमें ये कोताही थी, ये मैंने निकाल दिया। वो जूनियर था, उसे जूनियर ही रहना चाहिए था, लेकिन उसने फिर भी एक सीनियर के काम में मुदाखलत की, तो इस बात का खमियाजा उसको भुगतना पड़ा। उन्होंने ये हुआ कि अब जो उन्होंने 2 जुमले निकाले थे उनसे मिर्ज़ा साहब जो थे वो परेशान हो गए थे और उन्हें ये बात अपनी तौहीन लगी थी, उन्होंने मज़ीद काम करने से मना कर दिया था। और यही वजह हुई कि फिर उस बंदे को वो भागा भागा उनके घर गया, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ जो है ना अपना काम जो है वो कंटिन्यू करें, मैं आइंदा से कोई भी इसमें नई छेड़छाड़ नहीं करूँगा। तो मिर्ज़ा साहब ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं भाई मैं अब काम नहीं करूँगा। अब उस बंदे ने मिर्ज़ा साहब से रिक्वेस्ट की कि अगर आपने काम नहीं किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी और जब मेरी नौकरी चली जाएगी तो मेरी बीवी बच्चे जो हैं वो भूखे मरेंगे और मेरा जो है ज़िंदगी जो है वो परेशान हो जाएगी। अब ये बात सुनकर मिर्ज़ा साहब जो थे वो एकदम से वो परेशान हो गए, क्योंकि उनको ये मंजूर नहीं था कि उनकी वजह से किसी गरीब पर ये मुसीबत आए और उसके बीवी बच्चे तकलीफ़ में आ जाएं। इसलिए उन्होंने फ़ौरन से हामी भर ली कि ठीक है भाई मैं काम करूँगा, अगर तुम्हारे लिए ये मसला बन रहा है तो मैं ये काम दोबारा से करने को तैयार हूँ। और फिर से उन्होंने दस्तखत कर दिए। जंग के ज़माने में हुस्न इत्तेफाक से दिल्ली में लाहौर के बेशतर अदीब और शायर रेडियो में या दूसरे सरकारी महकमों में जमा हो गए थे। पितरस की तहरीक पर एक महदूद अदबी हल्का कायम किया गया, जिसमें डॉक्टर तासीर, फैज़ अहमद फैज़, हामिद अली ख़ान, हमीद अहमद ख़ान, चिराग हसन हसरत, महमूद निज़ामी, ग़ुलाम अब्बास, अंसार नासरी वगैरह शरीक किए गए। हर महीने इसका एक जलसा होता था, कभी कभी पितरस के घर पर और कभी डॉक्टर तासीर के घर पर। इसमें एक मकाला किसी अदबी मौजू पर पढ़ा जाता और इस पर गुफ्तगू होती। एक जलसे में महमूद निज़ामी ने मकाला पढ़ा, इसमें मिर्ज़ा साहब भी तशरीफ़ लाए थे। डॉक्टर तासीर ने गुफ्तगू का आगाज़ किया, पितरस खामोश रहे। मिर्ज़ा साहब से दरख्वास्त की गई कि कुछ फरमाएं। मिर्ज़ा साहब बहस मुबाहिसों को पसंद नहीं करते थे, वो नापसंद करते थे, इसलिए बड़ी मोहतात राय देते थे। अंदाज़ कुछ ऐसा होता था, नहीं ये बात तो नहीं, मगर खैर ऐसा हो भी सकता है।
होता भी है। पितरस को शौकी सूझी, फैज़ को इशारा किया। वो मिर्ज़ा साहब से ज़्यादा वाक़फ़ नहीं थे, बात काट कर फ़ौरन शुरू हो गए। ये तो आपको मालूम ही होगा कि रूमी तहज़ीब यूनानी तहज़ीब के बाद उभरी। इतना तो इनका कहना और मिर्ज़ा साहब का जलाल में आ जाना। जी हाँ, मैं ये जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि पुरानी तहज़ीबों के तरीक़ा एक दरिया था कि उमड़ा चला आता था। इस दिन मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि मिर्ज़ा साहब के सीने में इल्म की कितनी दौलत भरी पड़ी है। फैज़ पेशमानी से बार बार मिर्ज़ा साहब की तरफ देखते थे। पितरस दिल ही दिल में हंस रहे थे कि देखा कि इसे कहते हैं इल्म का समंदर। हम सब दम बखुद साकत बैठे मिर्ज़ा साहब की को आंखें फाड़े देख रहे थे। पितरस ने मिर्ज़ा साहब को जलाल को ख़त्म करने के लिए फ़ौरन चाय का सामान रखवाना शुरू कर दिया। तो खुदा खुदा करके मिर्ज़ा साहब का जलाल रफ़ा हुआ। जी, यहाँ तक कभी हम करते हैं, फिर अगला पैराग्राफ करेंगे। बच्चों, इसमें ना बहुत सारे ऐसे लोगों का ज़िक्र है कि जो अपने दौर के, ये कह लीजिए कि बहुत ही माहिर थे अपने अपने काम में। अगर कोई शायर था जैसे कि फैज़ अहमद फैज़, तो वो लाजवाब शायर था। और अगर कोई अफसाना निगार था या कोई जो था कह लीजिए कि किसी वो रसाले को लेकर चल रहा था, बानी था, एडिटर था, वो सारे लोग जो थे वो अपने अपने काम में यकता थे। ठीक है। इसमें ज़िक्र आया है डॉक्टर तासीर का, जो कि नामवर अदीब और नक़ाद थे। और फैज़ अहमद फैज़ के बारे में तो शायद आपने कभी इनका ज़िक्र सुना होगा, बहुत मशहूर हमारे तरक्की पसंद शायर हैं। हामिद अली ख़ान जो थे वो रसाला अलहमरा के बानी थे और एडिटर थे। हमीद अहमद ख़ान अदीब और नक़ाद थे। हसरत सहाफ़ी और अदीब थे। महमूद निज़ामी अदीब थे, ब्रॉडकास्टर थे। ग़ुलाम बास का शुमार जो था वो अफसाना नगारों में होता था और बेहतरीन अफसाने इनके हुआ करते हैं। अंसार नासरी अदीब और ब्रॉडकास्टर थे। तो ये सब लोग जो थे ये एक जगह पे उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता, हुस्न इत्तेफाक से, मतलब एक अच्छा इत्तेफाक कह लीजिए। ठीक है। एक खूबी से यहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते थे। और ये क्या करते थे कि कभी ही पितरस के घर में इकट्ठे होते, कभी डॉक्टर तासीर के घर में इकट्ठे होते। फिर वहाँ पे एक अदबी गुफ्तगू होती, मकाला पढ़ा जाता, उसके ऊपर बहस होती कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं और कौन कौन सी चीज़ें अहम हैं। और मिर्ज़ा साहब जो थे वो बहस मुबाहिसों को पसंद नहीं करते थे, वो उलझना पसंद नहीं करते थे। वजह ये थी कि सामने वाले के नज़रियात कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, फिर खामखा से बहस जो है वो कभी कभी सख्ती और तल्खी का बायस बन जाती है, इसलिए वो इसे अवॉइड करते थे। और अगर उनसे राय ली भी जाए तो वो इस तरह की राय दिया करते थे कि हाँ ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो मतलब अपनी अपनी राय है। एक दिन ये हुआ कि पितरस को जो, क्योंकि वो उनके मिजाज ऐसा था कि हर वक्त वो, उनकी तहरीरें भी आपने अगर पढ़ी हैं तो वो हंसी मजाक वाली हुआ करती हैं, तो उन्हें शौक़ी सूझी, उन्हें शरारत सूझी। और उन्होंने क्या किया कि फैज़ अहमद फैज़ को इशारा किया कि वो मिर्ज़ा साहब से ना बात करें। तो वो क्योंकि मिर्ज़ा साहब को ज़्यादा जानते नहीं थे, उन्होंने बात मिर्ज़ा साहब के काट कर फ़ौरन ही कह दिया कि आपको तो मालूम ही होगा कि रूमी तहज़ीब यूनानी तहज़ीब के बाद उभरी। मतलब उनको ये लगा शायद मिर्ज़ा साहब को पता नहीं, इसलिए वो बात टाल रहे हैं ना। तो उन्होंने ये बात इस तरीके से की। तो अब उन्होंने इतना ही कहा था कि मिर्ज़ा साहब जो थे उनको जलाल आ गया, गुस्सा आ गया एकदम से, क्योंकि उनके पास बहुत इल्म था, बहुत ज़्यादा इल्म, इतना इल्म कि उन्हें इल्म का समंदर भी कहा जाता था। तो लेकिन वो बोलते नहीं थे, अपना इल्म झाड़ते नहीं थे हर बंदे के ऊपर, बवक्त ज़रूरत ही वो बोला करते थे। जैसे आज हम देखते हैं ना, अक्सर लोग बात पता है नहीं है खामखा में उसमें बोलना शुरू कर देते हैं, अपना इल्म झाड़ने की कोशिश करते हैं, बताते हैं जी मेरे पास बड़ा नॉलेज है इस मौजू के ऊपर, तो उनके पास नॉलेज होते हुए भी वो नहीं बताते थे। जी हाँ, मैं ये जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि अब उन्होंने ये बात, जब उनको गुस्सा आया ना तो उन्होंने स्टार्ट किया कि हाँ मुझे पता है इस बात का और मुझे ये भी पता है। और उसके बाद उन्होंने पूरी एक तारीख़ जो थी पुरानी तहज़ीबों की वो बयान करना शुरू कर दी। दरिया उमड़ा चला आ रहा था, यानी कि वो रवानी से बोले जा रहे थे, क्योंकि उनके पास बहुत इल्म था, उनको सारी मालूमात उनके पास थी। फिर उस दिन वो राइटर कहता है कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनके सीने में इल्म की कितनी दौलत बड़ी पड़ी है। फैज़ जो थे वो पशेमानी, शर्मिंदा हो रहे थे कि भाई इस बंदे को इतना पता था और मैं से एक आम बंदा समझ कर इसको इस तरीके से इसकी मैंने बात काटी है। और जो पितरस थे वो दिल में हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे कि आज जो है वो डॉक्टर साहब ने अपना जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि वो तो उनको जानते थे, क्योंकि उस डॉक्टर साहब उनके उस्ताद थे, तो वो ये जानते थे कि डॉक्टर साहब के पास बहुत इल्म है, लेकिन आम आदमी को इसका पता नहीं चलता था। तो उन्होंने एक तरह से इतने लोगों के बीच में एक तरह से उनका एक तारुफ़ करवा दिया कि मेरे उस्ताद के पास कितना इल्म है, और इस बात की उन्हें खुशी हो रही थी। हम सब दम बखुद साकित बैठे थे, बिल्कुल बगैर हिस्सो हरकत बैठे हुए थे। हम लोग हरकत ही नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल सांस रोके हुए बैठे थे, दम बखुद सांस रोके हुए, साकत, बिल्कुल खामोश।
बैठे हुए थे और आंखें फाड़े देख रहे थे। पितरस ने मिर्ज़ा साहब के जलाल को ख़त्म करने के लिए उनके गुस्से को, फिर ज़ाहिर है जब उनको अंदाज़ा हो गया कि अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, तो उन गुस्से को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया कि चाय का सामान जो था रखवाना शुरू कर दिया, ताकि माहौल को जो है वो नॉर्मल किया जा सके। और फिर अल्लाह अल्लाह करके, खुदा खुदा करके, अल्लाह अल्लाह करके मिर्ज़ा साहब का जो था जलाल रफ़ा हो गया, दूर हो गया, उनका गुस्सा ख़त्म हो गया। मिर्ज़ा साहब घंटों मुतालिया करते थे। उनके कुतुब खाने में हर इल्म की किताब मौजूद थी। मुलाजमत दर्स व तदरीस ही की थी, क्योंकि वो पढ़ाते थे ना, टीचर थे, इसलिए नई से नई किताबें पढ़ते रहते थे। फरमाते थे कि अगर मैं इतना मुतालिया ना करूँ तो इन अंग्रेज़ प्रोफेसरों के आगे कैसे ठहर सकता हूँ। पेंशन लेने के बाद भी उनका वाहिद मशगला मुतालिया कुतुब ही रहा। उनका ये शुगल अब तक जारी था। पेंशन का बड़ा हिस्सा किताबें खरीदने में सर्फ कर देते थे। जी, वो कई घंटे बैठ कर पढ़ते रहते थे, और उनके पास जो था वो एक कुतुब खाना होता है, लाइब्रेरी जिसे आप बोलते हैं, तो उसमें हर किस्म की किताबें, हर मौजू के ऊपर किताबें मौजूद थी। और क्योंकि उनका शोबा भी दर्स व तदरीस था, वो उस्ताद थे, तो फिर उनके पास नई से नई किताबें होती थी। वो कहते थे कि अगर मैं इतना ना पढ़ूँ तो मैं इन अंग्रेज़ प्रोफेसरों, क्योंकि उनके साथ जो बाकी प्रोफेसर थे वो अंग्रेज़ थे, तो वो उनका जो है वो मुकाबला कैसे करेंगे, ठहर सकता हूँ, मुकाबला कैसे कर सकता हूँ। फिर उन्होंने, फिर जब उनकी पेंशन हो गई, यानी कि जॉब ख़त्म हो गई और वो पेंशन लेने लगे, तो अब भी उनका जो वाहिद मशगला था, जो इकलौता मशगला था, शौक़ था, वो किताबें पढ़ना ही था। ठीक है, और उनका ये जो शुगल था, ये शौक़ था, वो आखिर तक जारी रहा। और उनकी पेंशन का जो बड़ा एक हिस्सा होता था, वो किताबें ख़रीदने पर ही सर्फ हो जाया करता था। मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी बड़ी सीधी सादी थी। करो फर या ठाठ बाट से कभी नहीं रहे। घर की सवारी हमने इनके पास कभी नहीं देखी। मैदे के मरीज़ थे, पैदल ज़्यादा चलते थे, सुबह टहलने ज़रूर जाते थे, रात को जल्दी सो जाते थे, खेल तमाशे, सिनेमा, थिएटर कुछ नहीं देखते थे। खुदा के फजल से घर का आराम इन्हें मैसर था। इनकी बेगम भी अदबी ज़ौक़ रखती थी। 2 एक नावल इनके भी शाया हो चुके थे। औलाद सादतमंद, बीवी सलीका शार, पेंशन इतनी के बुढ़ापे में किसी की मुताजी नहीं, खाना सादा, लिबास सादा, रहन सहन सादा, फिर एहतियाज हो तो किस बात की, कल्बे मुतमइन्ना की दौलत से माला माल थे। अच्छा जी, वो बता रहे हैं कि इस पैराग्राफ में कि मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी जो थी वो इंतहाई सादा थी। उन्हें दिखावे से कुछ लेना देना नहीं था, और करो फार ये ठाठ बाट से कभी नहीं रहे। यानी कि वो होता है ना कि लोगों को दिखावा करना, शान और शौकत दिखाना, वो सब चीज़ें उनके अंदर नहीं थी। उनके घर में एक सवारी नहीं थी, मतलब जैसे सवारी से मुराद जैसे आपका बाइक होता है, ठीक है, मोटर बाइक है, गाड़ी है, साइकिल वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो मैदे के मरीज़ थे, उनके मैदे में कुछ प्रॉब्लम रहती थी, तकलीफ़ थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलते थे, और सुबह सुबह जो टहलने जाते थे, यानी कि वॉक पे जाया करते थे। रात को वो जल्दी सो जाते थे। बाकी जो खेल तमाशे, सिनेमा वगैरह होता है, वो कुछ नहीं देखते थे। अब अल्लाह के फजल से उन्हें घर का आराम मैसर था। उनकी बेगम जो थी, उनकी बीवी जो थी, वो भी अदबी ज़ौक़ रखती थी, उन्हें भी पढ़ने लिखने का शौक़ था। उनके भी 2 नावल जो थे वो शाया हो चुके थे। उनकी औलाद सादतमंद थी, यानी कि नेक थी। बीवी उनकी सलीका शार थी, सुलझी हुई थी, उसको सलीके से काम करना आता था। पेंशन उनके पास इतनी थी कि वो उनको बुढ़ापे में किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं, मोहताजी नहीं थी। खाना उनका सादा, लिबास उनका सादा, रहन सहन उनका सादा। तो फिर एहतियाज हो तो किस बात की, टेंशन हो किस बात की, फ़िक्र हो किस बात की, ठीक है, कोशिश, फ़िक्र, परेशानी किसी चीज़ की नहीं थी। उनका कल्बे मुतमईन, दिल मुतमईन था। उनका अंदर से सुकून होता है जब बंदे का दिल मुतमईन होता है, तो उनका दिल मुतमईन था, उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। रेडियो पाकिस्तान कराची से 12 साल पहले एक प्रोग्राम दानिश कदा शुरू किया गया, जिसमें 4 दानिशवर बुलाए जाते थे और सुनने वालों के सवालों के जवाब फिलबदी दिया करते थे। फिलबदी जवाब होता है मौके के ऊपर ही जवाब दे देना, ठीक है, तो एट द स्पॉट जैसे आप कहते हो ना, वो मैं मेरे सवालात के जवाब खिदमत अंजाम देता था। मैंने सोचा कि मिर्ज़ा साहब को अगर इस प्रोग्राम में शरीकत फरमाना मंजूर कर लें तो इस प्रोग्राम को 4 चांद लग जाएंगे। चुनांचे मैं मिर्ज़ा साहब के घर में खिदमत में हाज़िर हुआ। अर्ज़ मुद्दा, यानी कि जो मैं बात करना चाहता था, मेरी वो बात सुनकर मुतबस्सम हुए, मुस्कुराए। आदमी शोहरत के लिए काम करता है या दौलत के लिए? मुझे ना इसकी ज़रूरत है ना उसकी। और मुझे जवाब उन्होंने क्या दिया कि या तो बंदा काम करता है शोहरत हासिल करने के लिए, या फिर को काम करता है दौलत हासिल करने के लिए। मुझे तो ना दोनों की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों काम करूँ? मैंने कुदरी कर ली। मिर्ज़ा साहब टस से मासूम हुए, मैंने ज़िद पकड़ ली, ठीक है, मैंने कोशिश की, मैंने उन्हें आमादा करने की कोशिश की, मगर वो टस से मस न हुए, बिल्कुल भी ना हिले अपनी जगह से, और वहीं के वहीं अपने जवाब पर कायम रहे। मिर्ज़ा साहब बहुत कायदे करीने के आदमी थे, जो कह देते इससे ना फिरते। कायदे करीने के सलीके के आदमी थे, अपनी बात का भरम रखते थे। क़याम पाकिस्तान से पहले जब मुस्लिम लीग ने ज़ोर पकड़ा तो मिर्ज़ा साहब ने सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सूबाई मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए और मुस्लिम लीग
काउंसिल के मेंबर भी चुने गए। कराची यूनिवर्सिटी कायम हुई तो इसके मशीर मुकर्रर हुए और जब पाकिस्तानी अदीबों का गिल्ड 1959 में बनाया गया तो मिर्ज़ा साहब ही ने इसके पहले इजलास की सदारत फरमाई। अब ये सारी चीज़ें मिर्ज़ा साहब के जो ज़िंदगी के जो काम हैं मेन वो सारे जो है वो मुसन्निफ़ हमें बता रहे हैं, और वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने थोड़ा सा सियासत में भी हिस्सा लिया और किस तरीके से वो मुशीर भी हुए। मुशीर होता है मशवरा देने वाला। मिर्ज़ा साहब बज़ाहिर अलील नहीं मालूम होते थे। अलील होता है बीमार, ठीक है, अलील मालूम नहीं होते थे, बीमार मालूम नहीं होते थे। अकीरा ढेल, उजला रंग, कुशादा पेशानी, ये उनकी पूरी उन्होंने उनका जो मिर्ज़ा साहब का जिस तरीके से वो दिखाई देते थे, जो उनका हुलिया होता था और जैसे वो देखने में दिखाई लगते थे वैसा वो सब बताया उन्होंने। कुशादा पेशानी, घनी भूमन के साए में बड़ी बड़ी रोशन आँखें, रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई, कुतरवा मूछें, हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नज़र आते मगर बुरे ना लगते थे। दाढ़ी मुंडी हुई थी, धान पान से आदमी थे, पतले से, धान पान होता है पतला सा आदमी, ठीक है। बाकी मतलब ये उनका कहने का ये पूरा उनका जो नक्शा उन्होंने हमें बताया है कि वो उनकी जो कुशादा पेशानी थी, चौड़ी पेशानी थी, उनकी जो भवें थी यानी कि आईब्रोज जो होती हैं जो घनी थी, भारी थी, तो उनकी जो आंखें थी वो रोशन थी, और उनके जो रुखसार यानी कि ये जो चीक्स होते हैं, ठीक है, इनकी जो हड्डियाँ थी वो थोड़ी उभरी हुई थी, और मूछें उनकी कटिंग हुई भी होती थी, और जब वो हंसते थे तो उनके सामने के 2-4 दांत जो टूटे हुए थे वो दिखाई देते थे, लेकिन वो उससे वो उनके चेहरे की मासूमियत और ज़्यादा उभर के सामने आती थी। वो बुरे नहीं मालूम होते थे। दाढ़ी मुंडी हुई थी, शेव की हुई होती थी, धान पान से पतले से आदमी थे। 37 में जब मैंने इन्हें पहली बार देखा तो उनकी उम्र 44-45 साल की थी, और जब मैंने उन्हें 62 में देखा तो वो 76 साल के थे। तब भी वो वैसे के वैसे थे, मतलब इतना टाइम गुजरने के बावजूद उनका जो हुलिया था वो वैसे का वैसा था। इन्हें ज़माने की का शिकवा या सेहत की शिकायत करते कभी नहीं सुना, हंस हंस कर बातें करते थे। सुना है कि दिल्ली के जिन 2-4 नौजवानों ने सबसे पहले सूट पहनना शुरू किया, इन में सबसे नफीस सूट जो था वो मिर्ज़ा साहिबी का हुआ करता था। कि मुझे ये मालूम हुआ है, सुनने में ये बात आई है कि जब दिल्ली में लोगों ने सूट से मुराद पैंट और कोट है, ठीक है, जैसे पैंट शर्ट और कोट पहना जाता है ना, टाई वाई लगाई जाती है, तो वो जब वो पहनने का रवाज आया तो जिन 2-4 नौजवानों ने प्रॉपर ड्रेस पहना या ड्रेसअप हुए जो लोग, उनमें सबसे अच्छे तरीके से और सबसे ज़्यादा सलीके से जो सूट पहनने वाला बंदा था तो वो ये डॉक्टर साहब ही थे। मगर मैंने पिछले 32 साल में इन्हें हमेशा शेरवानी ही में पहने देखा है, लेकिन मैंने उन्हें अपने जब से मैं मिला हूँ मैंने उन्हें शेरवानी में ही देखा है। मतलब शलवार, जिस तरीके से पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि कुर्ता और पजामा और ऊपर शेरवानी या शलवार कमीज़ के ऊपर शेरवानी भी पहना करते थे। अंग्रेज़ी इनका ओढ़ना बिछोना, मगर रोब गांठने के लिए कभी अंग्रेज़ी में बात नहीं करते। उड़ना बिछाना कि मतलब अंग्रेज़ी के वो माहिर थे, लेकिन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, रोब झाड़ने के लिए उनके ऊपर जो है ना वो कभी भी अंग्रेज़ी नहीं बोलते थे, बल्कि इनकी गुफ्तगू में अंग्रेज़ी के अल्फाज बिल्कुल नहीं आने पाते थे। 40 साल की उम्र के बाद ही इनके दोनों हाथों में राशा आ गया था। राशा हमने गालिब वाले सबक में भी पढ़ा था कि राशा वो बीमारी होती है कि जिसमें हाथ कांपने लग जाते हैं इंसान के, अपने हाथों पे इसका इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए इन्हें लिखने में जहमत होती थी, तकलीफ़ होती थी। खुश इखलाक और खुश मिजाज आदमी थे, मगर ज़्यादा दोस्त बनाने के कायल नहीं थे। आप भले और अपना घर भला, मतलब वो हंसमुख आदमी ज़रूर थे, लेकिन उन्हें ये नहीं था कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों का हजूम हो, बहुत सारा मेरे दोस्त हों। बस वो अपनी ज़ात में और अपने घर में ही खुश रहते थे। मौत पर हक़ है, मरना सबको है, मगर मरने में फ़र्क होता है। मिर्ज़ा साहब ने खासी उम्र पाई, मगर इनकी वफ़ात का सदमा इसलिए ज़्यादा है कि ऐसे काबिल, ऐसे शरीफ और ऐसे वज़ादार लोग ज़माना अब पैदा नहीं करेगा। मौत बार हक़ है, सबको आनी है, सब ने मरना है, ये रब का हुक्म है, लेकिन सबके मरने में फ़र्क होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके मरने के बाद उन्हें सदियों याद रखा जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो मरते हैं तो अल्लाह माफ़ कर ये भी सोचा जाता है कि इसका तो मर जाना जो था वो बस ठीक है। या तो वो बीमार बहुत ज़्यादा होते हैं, या मतलब वो ऐसे प्रॉब्लम करने वाले लोग होते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ कि ये दुनिया से चला गया और हमारी मुसीबतें अब कम हो जाएंगी। तो वो ये कह रहे हैं कि मरने में फ़र्क होता है। मिर्ज़ा साहब जो थे उन्होंने बहुत लंबी उम्र पाई, लेकिन उसके बावजूद उनके मौत का सदमा है वो इसलिए कि उन जैसे काबिल, उन जैसे शरीफ, उन जैसा सुलझा हुआ जो बंदा है वो अब ज़माना जो है उसमें वो दोबारा से देखने को नहीं मिलेगा। अफसोस के प्रोफेसर मोहम्मद सईद अब वहाँ है जहाँ हमारी नेक आरज़ुएँ रहती हैं, यानी कि वो
इंशाअल्लाह ताला वो जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला ने उन्हें जगह दी होगी और वो वहाँ पे आराम और सुकून से होंगे। ऐसी जामिल उलूम हस्ती से महरूम होने का हमें जितना भी गम हो कम है। ऐसी हस्ती कि जिसके जो इल्म की दौलत से माला माल थी, उनके जाने का जितना भी हमें गम हो वो कम है। अब कहाँ लोग इस तबीयत के कि अब ये इस जैसे या इस तबीयत के इस मिजाज के लोग जो हैं वो दुनिया में हमें देखने को नहीं मिलते, कि जो बेलौस हों और अपने काम से मोहब्बत करने वाले हों और उनके अंदर बिल्कुल भी दिखावा ना हो। अच्छा बच्चों, ये अब आप आ जाओ मश्क की तरफ। क्वेश्चन आंसर्स आप कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए वो काम कंप्लीट कर लें, ठीक है। और ये सारा आप मुझे करके तो सबमिट करवा दीजिएगा। काम बहुत ज़्यादा नहीं है आपका आज एक ही दिन में, बल्कि मेरा ख्याल में आप आज में इसको ख़त्म कर लीजिए और मुझे कल शाम तक ये दिखा दीजिए। और बॉयज़ आप लोग भी थोड़ी सी हिम्मत करें। हमारे हमद हो चुकी, नात हो चुकी, एक नज़्म भी होगी और एक चैप्टर भी हो गया। कुल मिला के हमारे 4 काम हैं जो आप लोगों की तरफ पेंडिंग है और आप लोगों ने अभी तक इसको नहीं किया। कोशिश करें कि जल्द अज जल्द ये काम कंप्लीट करें ताकि आप फिर अगला चैप्टर हम स्टार्ट करें जब, तो आप हमारे साथ आगे बढ़ सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। काम कंप्लीट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।